वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 351 कार्तिक, मुझे डिवोर्स चाहिए फॉर फॉरवर्ड। अक्षत ने शरारती ढंग से कार्तिक को केहुनी मारते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस चेयरमैन सर, अब जल्दी से डायपर लेके तैयार हो जाए, वरना आपको पॉटी साफ करने के लिए अपने नाजुक हाथों को कष्ट देना होगा। अक्षत की टीजिंग बातों को कार्तिक ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। पूरा डिलीवरी प्रोसेस बहुत स्मूथली हुआ था, पर बेला को नॉर्मल वार्ड में सेटल होने से पहले कार्तिक ने बेबी का चेहरा नहीं देखा था। बेला के नॉर्मल वार्ड में सेलेट होने तक कार्तिक डॉक्टर से बेला के हेल्थ के बारे में सारी चीजें कंसल्ट कर रहा था। बेला का प्रेगनेंसी पीरियड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए कार्तिक अभी जल्दीबाजी दिखाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, मगर इसी चीज का फायदा चाली ने उठाया। कार्तिक को डॉक्टर में उलझा हुआ देखकर चाली की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई। उसने खुद से बरबरा कर कहा, क्या पागल आदमी है, अपने बच्चे को देखने से ज्यादा जरूरी अभी इसके लिए डॉक्टर से बात करना है। पागल कहेगा, खैर मुझे क्या, मैं तो चला इसकी कब्र खोदने। कार्तिक को दोबारा से घूरने के बाद चाली एविल स्माइल के साथ बेला के वार्ड के अंदर चला गया। अंदर आकर चाली ने सबसे पहले क्रेडल की ओर देखा। बेबी अभी नींद में थी, इसीलिए चाली बेबी के पास नहीं गया। वो सीधे चलकर बेला के पास आया। बेला अभी बेहोश थी। बेला को देखते ही चाली की कठोर आंखों में नरमी आ गई। चाली ने अपने पॉकेट से वैक्सीन निकाला और फिर उसने वैक्सीन से दवाई इंजेक्शंस में कंज्यूम करते हुए कहा, सिस्टर बेला, मैं जानता हूं वो इंसान इतनी जल्दी आपको अपनी गुलामी से आजाद नहीं करेगा, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको उसकी गुलामी से रिहाई दिलवाऊंगा। अब मैं उस इंसान को और ज्यादा आपका फायदा नहीं उठाने दूंगा। बेला से बेहोशी में भी चाली ऐसे बातें कर रहा था जैसे बेला उसकी बात सुन रही हो। इंजेक्शन में पूरा दवाई कंज्यूम करने के बाद चाली ने बगैर एक पल गवाए बेला के नस में इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। उस इंजेक्शन में वही मेडिसिन था जो चाली ने श्रीधर को धमका कर लिया था। बेला को इंजेक्शन लगाने के बाद चाली ने जल्दी से इंजेक्शन और वैक्सीन को सील करके अपने पॉकेट में डाल लिया। अपनी करतूत का हर एक सुराग मिटाने के बाद चाली के चेहरे की इविल स्माइल गहरी हो गई। चाली ने बेला का सर सहलाते हुए मन में सोचा, बस अब आपको जल्दी होश आ जाए सिस्टर बेला, तब उस कार्तिक कपूर की जिंदगी में भूचाल आएगा। कार्तिक, मुझे डिवोर्स चाहिए। आपके मुंह ये शब्द सुनने के लिए मैं तरस रहा हूं सिस्टर बेला, जल्दी से होश में आइए, मैं तब तक आपके लिए डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाता हूं। अपने मन में कार्तिक और बेला के डिवोर्स के सपने संजोने के दौरान चाली को जैसे ही वो दिन याद आया जिस दिन कार्तिक ने उसका सर फोड़ दिया था, वैसे ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उस दिन कार्तिक की वजह से चाली को सर में 7 टाके पड़े थे। उसे बहुत दर्द और तकलीफ हुआ था। कार्तिक के प्रति उसका गुस्सा और नफरत जायज था। 2 महीने बाद पेरिस एक मैसिव ब्लू स्पोर्ट्स का इंफोसिस ऑफिस बिल्डिंग के एंट्री गेट पर तेज ड्रिफ्ट के साथ आकार रुकी। गार्ड के डोर ओपन करने के बाद कार के अंदर से चाली अपनी ब्लैक ऑक्टेगोनल सनग्लासेस एडजस्ट करते हुए बाहर आया। उसने ग्रे क्लासिक विंटेज सूट पहन रखा था। उसका अपीयरेंस बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग था, मगर उसके हैंडसम चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने अपने दोनों कानों में ईयरबड्स लगा रखा था, शायद वो किसी से बड्स के थ्रू बात कर रहा था। चाली ने अपनी गोगल नाक से ऊपर करने के बाद ईयरबड्स एडजस्ट करते हुए कहा, सिस्टर बेला, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं, सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास है, सब कुछ परफेक्ट है, मैं कुछ ही देर में आपके पास आ जाऊंगा। चाली की बात सुनकर फोन की दूसरी साइड से बेला की धीमी इमोशनलेस आवाज आई, 5 मिनट है तुम्हारे पास चाली, अगर तुम 5 मिनट के अंदर मुझे मेरे केबिन में उन डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं दिखे तो 6ठे मिनट में अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखना। बेला की बात सुनकर चाली ने जल्दीबाजी में अपना लंबा कदम ऑफिस बिल्डिंग के अंदर बढ़ाते हुए बोला, सिस्टर बेला, अगर मुझे देर भी हुआ तब भी मैं रिजाइन नहीं दूंगा, समझिए आप। इस जन्म में मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मैं तो जिंदगी भर आपके साथ ही रहूंगा। आप जहां जाओगी मैं वहां आपके पीछे चला आऊंगा। चाली की जिद्दी बच्चे जैसी बागी बातें सुनकर बेला ने बगैर कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होने की आवाज सुनकर चाली का चेहरा कठोर हो गया। एलिवेटर के अंदर जाने के बाद चाली डॉक्यूमेंट्स को कोल्डली घूरते हुए दांत किटकिटाकर बरबराया, साला, मैंने तो सोचा था सिस्टर बेला की यादाश्त वापस आने के बाद मेरे मजे होंगे, पर यहाँ तो मेरी ही जिंदगी झंड बन गई। दिन रात ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ कर दिमाग खराब हो गया है।
सिस्टर बेला को खुद पर क्या मुझ पर भी दया नहीं आती है। खुद तो पागलों की तरह काम करती रहती है और मुझसे भी जबरदस्ती काम करवाती है। इससे तो अच्छा था वो सब कुछ भूल गई थी। बेला और अपने हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट्स को कोसते हुए चार्ली चेयरवुमैन केबिन के बाहर आ पहुंचा। चार्ली का फ्रस्ट्रेटेड चेहरा देखकर केबिन के बाहर खड़े रॉय ने हंसते हुए कहा, अपने थोबड़े को थोड़ा ठीक करो वरना बॉस तुम्हें एक्स्ट्रा और काम सौंप देंगी। रॉय की बात सुनकर चार्ली के कान खड़े हो गए। लोगों के साथ लड़ाई और बदतमीजी करना चार्ली को जितना पसंद था उससे कई गुना ज्यादा नफरत उसे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने और केबिन में एक जगह बैठकर काम करने से था। इन मामलों में चार्ली बिल्कुल अक्षत की तरह लेजी और केयरलेस था। उसे एक जगह बैठकर काम करने से सख्त नफरत था। रॉय का सलाह मानकर चार्ली जल्दी से अपने चेहरे के भाव ठीक करने लगा और काम बिल्कुल भी नहीं करना था। बेला ऑलरेडी पिछले 2 महीनों से उससे भूख पिचास की तरह ऑफिस का काम करवा रही थी। अब जाकर आखिरी प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद उसे थोड़ा राहत मिलने वाला था। इस सुकून की घड़ी में वो कोई गलती करके अपनी ही कब्र खुद से नहीं खोद सकता था। चार्ली ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाने के बाद केबिन या डोर नॉक किया। कम इन। बेला की परमिशन मिलते ही चार्ली केबिन के अंदर आया। उसने बेला को और टेढ़ी नजरों से देखा। बेला जीरो एक्सप्रेशन के साथ अपनी रिवॉल्विंग लेदर चेयर पर एलिजेंटली बैठी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी। ग्लास वॉल से छनकर आती सनलाइट लगातार बेला के सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी और उसे बेहद ही आकर्षक लुक दे रही थी। बेला ने व्हाइट बॉडी फिट स्वेट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखा था। उसके बाएं हाथ में मौजूद महंगी चेन वॉच उसके स्टनिंग लुक को कई गुना ज्यादा एनहांस कर रही थी। चार्ली के केबिन में दाखिल होने के बाद भी बेला ने सर उठाकर उसकी ओर नहीं देखा था। उसका पूरा फोकस अब भी डॉक्यूमेंट्स पर था। बेला के इग्नोरेंस से चार्ली बुरी तरह चिढ़ गया। उसने बेला के वर्क डेस्क पर लापरवाही से डॉक्यूमेंट पटकते हुए कहा, सिस्टर बेला, आप पहले मुझे इन डॉक्यूमेंट्स को जल्दी रेडी करने के लिए धमकी दे रही थी, पर अब जब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ले आया हूं तब आप मेरी ओर देख भी नहीं रही है। क्या मैं आपके इस रूड बिहेवियर का कारण जान सकता हूं? चार्ली की बात सुनकर बेला की आंखें ठंडक से भर गई। बेला ने एक नजर वर्क डेस्क पर बिखरे डॉक्यूमेंट्स को देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मिस्टर चार्ल्स, आई एम योर बॉस राइट नाउ। मुझे आशा है आज जो हुआ वो दोबारा कभी फ्यूचर में नहीं होगा, वरना। बेला ने अपनी आखिरी लाइन अधूरी छोड़ दी, मगर उसका डार्क ऑरा और डॉक्यूमेंट्स पर कसी हुई उंगलियां देखने के बाद चार्ली को उसके अधूरे बातों का पूरा मतलब समझ आ चुका था। बेला इन दिनों ऑलरेडी बहुत गुमसुम सी और गुस्से में रहती थी, इसीलिए चार्ली ने आगे कुछ उकसाव बोलने की हिम्मत नहीं की। चार्ली ने जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स को समेटते हुए हकलाती आवाज में कहा, बॉस, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। चार्ली की बात सुनकर बेला ने 2 मिनट बाद अपनी बंद आंखें खोली। उसकी सुंदर सफेद काली आंखों में सिर्फ सूनापन था। उसके आंख सहित पूरे चेहरे पर दूर दूर तक कोई भाव नहीं थे। बेला ने अपने हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट वर्क डेस्क पर रखा, फिर उसने अपना एक हाथ चार्ली की ओर बढ़ाया। चार्ली ने बेला का इशारा समझकर जल्दी से अपने हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट्स बेला के हाथ में रख दिया। बेला ने अब तक चार्ली की ओर एक नजर भी नहीं देखा था। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद बेला जीरो इमोशन के साथ एक पन्ना पलटकर पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने लगी। इसी बीच चार्ली शांति से किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना दोनों हाथ पीछे की ओर बांधे खड़ा था। तकरीबन 30 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने में बेला को मुश्किल से 10 मिनट का वक्त लगा। पूरा डॉक्यूमेंट रीड करने के बाद बेला ने फाइल अपने वर्क डेस्क पर रख दिया। चार्ली कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए उम्मीद भरी नजरों से बेला की ओर ही देख रहा था, मगर 5 मिनट बीत जाने के बाद भी बेला ने उसे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। उल्टा बेला ने दोबारा से दूसरा डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू कर दिया था। बेसब्र चार्ली का सब्र जब जवाब देने के कगार पर आ गया, तब जाकर बेला ने डॉक्यूमेंट पढ़ना बंद किया। चार्ली को एक नजर देखने के बाद बेला ने फाइल बंद करके चार्ली की ओर बढ़ाते हुए बिना भाव के कहा, मैंने इसे 4th पेज तक देख लिया, जाओ जाकर इसे आगे क्रॉस चेक कर लो और सबमिट कर दो। बिल्कुल भी नहीं, मैं अब कोई काम नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी बहुत काम कर लिया है, अब मैं वाइन पीने जा रहा हूँ। चार्ली ने बेला को घूरते हुए मन में बुदबुदाया, मगर बाहर बेला से कुछ उल्टा सीधा बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए उसने झूठी मुस्कान के साथ बेला से फाइल लेते हुए कहा, ओके बॉस। चार्ली जब केबिन से बाहर जाने लगा, तब बेला ने उसे आवाज लगाकर रोकते हुए कहा, रुको। चार्ली रुक गया।
मगर उसके फेशियल एक्सप्रेशन बेला के मुंह से रू को शब्द सुनकर ऐसे हो गए थे जैसे बेला उसे सूली पर लटकाने वाली है। चार्ली ने अपना दांत भींचते हुए पलट कर बेला से पूछा, यस बॉस, क्या आपको मुझसे और भी कोई काम है? चार्ली के सवाल पर बेला बोली, हम कल सुबह जल्दी रेडी रहना, आरवी ब्रिज टेंडर भरने तुम्हें ही जाना है। बेला की बात सुनकर चार्ली से अब सहा नहीं गया। उसने बेला से अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, बॉस, पिछले 2 महीने में मैं मुश्किल से 5-6 घंटे की नींद ले पाया हूं। क्या आप मुझे 1-2 दिन की छुट्टी नहीं दे सकती है? चार्ली की रिक्वेस्ट सुनकर बेला ने इमोशनलेसली कहा, नहीं, साइंटिफिकली तुम्हारे उम्र के लोगों के लिए 5-6 घंटे की नींद इनफ होती है। अब जाओ, जाकर अपना पहला टास्क कंप्लीट करो, और भी काम पड़े है तुम्हारे करने के लिए। बेला की बात सुनकर चार्ली गुस्से में अपना पैर पटकते हुए केबिन से बाहर चला गया। पलके झपकते ही सुबह से रात हो गई। पूरा काम खत्म करते करते बेला को ऑफिस में ही 11 बज गए थे। बेला पिछले 15 घंटे से एक चेयर पर बैठी लगातार डॉक्यूमेंट्स रीड किए जा रही थी। इस बीच चार्ली, रॉय और अकीरा ने कई बार आकर बेला को घर चलने के लिए और थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा था, मगर बेला ने हर बार उन लोगों को और उनकी बातों को इग्नोर कर दिया था। तकरीबन 15.5 घंटे बाद जब बेला की बॉडी अपनी लिमिट्स पर आ गई, तब जाकर बेला ने डॉक्यूमेंट्स से अपनी नजरें हटाई। उसकी आंखों के कोने हल्के लाल हो गए थे। बेला ने डॉक्यूमेंट्स बंद करने के बाद एक लंबी सांस लेकर अपना गाल वर्क डेस्क से टिका दिया। उसने अपनी खालीपन से भरी हुई आंखें हल्की बंद की, मगर आंख बंद करने के कुछ सेकंड बाद ही बेला गहरी नींद में चली गई। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 352 अकेली बेला। फॉरवर्ड। चार्ली को एक नजर देखने के बाद बेला ने फाइल बंद करके चार्ली की ओर बढ़ाते हुए बिना भाव के कहा, मैंने इसे 4th पेज तक देख लिया, जाओ जाकर इसे आगे क्रॉस चेक कर लो और सबमिट कर दो। बिल्कुल भी नहीं, मैं अब कोई काम नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी बहुत काम कर लिया है, अब मैं वाइन पीने जा रहा हूं। चार्ली ने बेला को घूरते हुए मन में बुदबुदाया, मगर बाहर बेला से कुछ उल्टा सीधा बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए उसने झूठी मुस्कान के साथ बेला से फाइल लेते हुए कहा, ओके बॉस। चार्ली जब केबिन से बाहर जाने लगा, तब बेला ने उसे आवाज लगाकर रोकते हुए कहा, रुको। चार्ली रुक गया, मगर उसके फेशियल एक्सप्रेशन बेला के मुंह से रुको शब्द सुनकर ऐसे हो गए थे जैसे बेला उसे सूली पर लटकाने वाली है। चार्ली ने अपना दांत भींचते हुए पलट कर बेला से पूछा, यस बॉस, क्या आपको मुझसे और भी कोई काम है? चार्ली के सवाल पर बेला बोली, हम कल सुबह जल्दी रेडी रहना, आरवी ब्रिज टेंडर भरने तुम्हें ही जाना है। बेला की बात सुनकर चार्ली से अब सहा नहीं गया। उसने बेला से अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, बॉस, पिछले 2 महीने में मैं मुश्किल से 5-6 घंटे की नींद ले पाया हूं। क्या आप मुझे 1-2 दिन की छुट्टी नहीं दे सकती है? चार्ली की रिक्वेस्ट सुनकर बेला ने इमोशनलेसली कहा, नहीं, साइंटिफिकली तुम्हारे उम्र के लोगों के लिए 5-6 घंटे की नींद इनफ होती है। अब जाओ, जाकर अपना पहला टास्क कंप्लीट करो, और भी काम पड़े है तुम्हारे करने के लिए। बेला की बात सुनकर चार्ली गुस्से में अपना पैर पटकते हुए केबिन से बाहर चला गया। पलके झपकते ही सुबह से रात हो गई। पूरा काम खत्म करते करते बेला को ऑफिस में ही 11 बज गए थे। बेला पिछले 15 घंटे से एक चेयर पर बैठी लगातार डॉक्यूमेंट्स रीड किए जा रही थी। इस बीच चार्ली, रॉय और अकीरा ने कई बार आकर बेला को घर चलने के लिए और थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा था, मगर बेला ने हर बार उन लोगों को और उनकी बातों को इग्नोर कर दिया था। तकरीबन 15.5 घंटे बाद जब बेला की बॉडी अपनी लिमिट्स पर आ गई, तब जाकर बेला ने डॉक्यूमेंट से अपनी नजरें हटाई। उसकी आंखों के कोने हल्के लाल हो गए थे। बेला ने डॉक्यूमेंट्स बंद करने के बाद एक लंबी सांस लेकर अपना गाल वर्क डेस्क से टिका दिया। उसने अपनी खालीपन से भरी हुई आंखें हल्की बंद की, मगर आंख बंद करने के कुछ सेकंड बाद ही बेला गहरी नींद में चली गई। बाहर खड़े चार्ली ने जब दोबारा अपने वॉच में टाइम देखा, तब उसके माथे पर सिलबटे पड़ गई। अपना माथा रब करते हुए चार्ली ने हताशा के साथ खुद को ब्लेम करके कहा, सब मेरी गलती है, मुझे सिस्टर बेला को वो मेडिसिन देनी ही नहीं चाहिए थी। डैम इट, क्यों किया मैंने ऐसा? कहीं उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा? चार्ली की बात सुनकर बगल में टेबल से टिक कर खड़ा रॉय ने गहरी सांस छोड़ते हुए चार्ली की ओर देखा। चार्ली के फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक उस मासूम बच्चे की तरह दिख रहे थे जिसकी मां को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो। रॉय ने गंभीर स्वर में चार्ली का कंधा थपथपाते हुए बोला, तुमने कुछ गलत नहीं है चार्ली,
कोई इंसान हमारी बॉस के साथ नहीं खेल सकता है, कोई भी नहीं, चाहे वो हमारी बॉस का हस्बैंड ही क्यों ना। हम उन्हें अपनी बॉस के साथ खेलने नहीं देंगे। माना उन्होंने सब बॉस की सेफ्टी के लिए किया, पर उनका सब कुछ हैंडल करने का तरीका बहुत ज्यादा गलत था। वो बॉस को सब कुछ बता सकते थे, पर उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने हमारी बॉस को कमजोर समझा। हे, क्या अगर वो नहीं होते तो हमारी बॉस खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी। बॉस ने पूरे 10 साल से खुद को संभाला और प्रोटेक्ट किया है। 7 साल पहले जब बॉस की पूरी फैमिली उनके अगेंस्ट थी, तब भी बॉस ने खुद के साथ साथ अपने दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट किया था। अब वो खुद को प्रोटेक्ट कैसे नहीं कर पाती। रॉय की बात सुनकर अकीरा का कठोर चेहरा भी अप्रूवल से भर गया। उसकी बॉस की कैपेबिलिटीज पर डाउट करना बकाए पागलपन था। बेला उन लोगों के नजरों में गॉडेस की तरह थी। जाहिर तौर पर अगर कोई इंसान उन लोगों के गॉडेस पर मार्क ऑफ क्वेश्चन उठाता, तो वो लोग उस इंसान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते। इस समय भी ऐसा ही था। चाली ही नहीं, रावत, रॉय और अकीरा, सभी की नजरों में कार्तिक अब एक दुश्मन की तरह था। रॉय की बात सुनकर चाली का भारी दिल थोड़ा हल्का हुआ, मगर उसके चेहरे के फिक्र भरे भाव में कोई खास बदलाव नहीं आया। बेला इन दिनों जिस तरीके का हेल्थ रूटीन फॉलो कर रही थी, उसके हिसाब से उसकी तबीयत खराब होने में कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। चाली खुद का दिमाग ठंडा करने के बाद अपना माथा रगड़ते हुए बोला, मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। रॉय, तुम तब तक जाकर का रेडी करो, इस बार मैं उन्हें जबरदस्ती भी अपने साथ लाऊंगा। चाली की बात पर रॉय बोला, ठीक है, पर ध्यान से देखना बॉस को कहीं गुस्सा ना आ जाए। रॉय की चेतावनी भरी बातें सुनकर चाली ने रूखेपन से कहा, तुम अपनी फिक्र करो, मुझे पता है मुझे क्या और कैसे करना है, तुम मुझे मत बताओ। जाओ, जाकर चुपचाप कार रेडी करो। चाली की बदतमीजी भरी रूखी बातें सुनकर रॉय उससे कोल्डली घूरने लगा, मगर उसने चाली से कोई बहस नहीं किया। उसे पता था उसके सामने खड़े सफेरे लड़के ने बदतमीजी में PhD कर रखा है। उससे बहस करना दीवार पर सर फोड़ने जैसा है। रॉय और अकीरा के जाने के बाद चाली बेला के केबिन के अंदर आया। इस बार उसने नॉक नहीं किया था, वो सीधे अंदर आ गया था। चाली ने अंदर आते ही सबसे पहले देखा बेला वक्त डेस्क पर अपना सर रखे सो रही है। बेला को ऐसी कंडीशन में देखकर चाली के दिल में तीस उठी। बेसिकली आज बेला उसी की वजह से अकेली थी, बिल्कुल अकेली। उसके पास कोई भी नहीं था, उसका नया जन्मा बच्चा भी नहीं। बेला की नींद बहुत हल्की थी, इसीलिए चाली दबे पांव चलकर बेला के पास आया। बेला चाली से बेखबर नींद के अथाह सागर में गोते मारने के लिए उतरी थी, पर क्या चाली उसे गोते मारने देता। चाली ने करीब आकर बेला का चेहरा देखा, मगर बेला का सुंदर चेहरा देखते ही चाली का सख्त चेहरा सफेद पड़ गया। नींद में बेला की बंद आंखें के कोने से पानी निकल रहा था। ऐसे तो बेला रोती नहीं थी, पर नींद में उसके आंखों से निकल रहा पानी उसके मन के सभी भावों और जज्बातों को बयां करने के लिए काफी थे। बेला की पैथेटिक कंडीशन देखने के बाद चाली का दिल कांप उठा। उसने अतीत में क्या सोचा था और असल में क्या हुआ। बेला यादाश्त वापस आने के बाद चाली ने उसे हर किसी के बारे में हर एक बातें बताई थी। चाली ने उस समय सोचा था बेला कार्तिक से झगड़ेगी, लड़ेगी, उससे अनगिनत सवाल पूछेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बेला ने कार्तिक से ना ही कोई सवाल किया और ना ही कोई बात, वो बस छोड़ आई थी हर उस चीज को जो उसे कार्तिक की याद दिलाती या कार्तिक से जोड़कर रखती। चाली ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लिए बेला को ऐसे देखना आंख में लावा डलवाने जैसा था। चाली ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बेला को आवाज लगाया, सिस्टर बेला। चाली के एक बार आवाज लगाने पर ही बेला की नींद टूट गई। बेला ने अपनी आंखें खोली। उसकी दोनों आंखें पहले से ज्यादा लाल हो चुकी थी। बेला ने हथेली से अपना नाक और आंख रब करते हुए पूछा, टाइम कितना हो रहा है। बेला के सवाल पर चाली ने अपनी आंखें खोली और टाइम देखकर कहा, 12:30 बजने वाले हैं। चाली का जवाब सुनने के बाद बेला बगैर कुछ कहे अपनी चेयर से उठी। उसने अपना ओवरकोट उठाकर पहना। फिर उसने चाली से बिना भाव के पूछा, तुम अब तक घर क्यों नहीं गए। बेला के सवाल पर चाली ने उसे कोल्डली घूरते हुए कहा, आपको सच में लगता है मैं आपके बगैर घर जाऊंगा। चाली की बात सुनकर बेला ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, ठीक है, चलो घर चलते हैं। बेला और चाली जब तक ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आए, तब तक एंट्रांस गेट पर लग्जूरियस कार्स की लंबी कतार लग गई थी। मिडिल में मौजूद 3 कार्स को छोड़कर लगभग सभी में वेल ट्रेंड और स्किल्ड बॉडीगार्ड्स थे। बेला बगैर एक पल गवाए सीधे मिडिल में मौजूद रोल्स रॉयस के अंदर बैठ गई। चाली भी में बेला के साथ ही बैठना चाहता था, मगर कुछ सोचकर वो बेला के साथ नहीं बैठा। उसने बेला को स्पेस देना सही समझा।
ऑफिस से गैलेक्सी मैंशन पहुंचने में बेला को मुश्किल से आधा घंटा का समय लगा। गैलेक्सी मैंशन के बाहर कार रुकने के बाद एक गार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर कार का डोर ओपन किया। बेला कार से बाहर आई और वो सीधे मैंशन के अंदर चली गई। चार्ली, रॉय और अकीरा भी जल्दी से मैंशन के अंदर आए, मगर उन लोगों के लिविंग एरिया के अंदर आने से पहले ही बेला अपने मास्टर बेडरूम में जा चुकी थी। एक दूसरे की ओर देखने के बाद चार्ली, रॉय और अकीरा भी अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। मैंशन में काउंटलेस सर्वेंट्स अब भी अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ वक्त बाद डाइनिंग एरिया में जब रॉय, अकीरा और चार्ली आए, तब उन तीनों ने देखा बेला पहले से ही वहां मौजूद है। बेला को देखकर उन तीनों को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। बेला हर रोज उन लोगों से पहले ही डाइनिंग टेबल पर आ जाया करती थी, मगर वो डिनर के नाम पर बस 1 या 2 स्पून खाना खाती थी। रॉय, चार्ली, अकीरा के चेयर पर बैठने के बाद हेड चेयर पर बैठी बेला ने खाना शुरू किया। इस बीच रॉय, चार्ली और अकीरा की तिरछी नजरें बेला ही टिकी हुई थी। हर रोज की तरह आज भी 3 स्पून खाने के बाद बेला टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ करते हुए उठी। बेला को वहां से जाता देखकर चार्ली से रहा नहीं गया। चार्ली बेला को रोकते हुए बोला, सिस्टर बेला, आप। बेला ने चार्ली की बात बीच में काटते हुए ठंडेपन से कहा, डिनर करके जल्दी सो जाना। मुझे वो टेंडर किसी भी कीमत में चाहिए। अगर तुम्हारी लापरवाही की वजह से बिडिंग में कोई दिक्कत हुई तो मैं इस बार तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत कर बैठूंगी। बेला की बात सुनकर चार्ली ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने कुछ पल बेला की जाती हुई पीठ को घूरा, फिर उसने एकदम से खाने का प्लेट उठाकर नीचे फेंक दिया। बेला के कानों में भी प्लेट टूटने की आवाज। मुझे वो टेंडर किसी भी कीमत में चाहिए। अगर तुम्हारी लापरवाही की वजह से बिडिंग में कोई दिक्कत हुई तो मैं इस बार तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत कर बैठूंगी। बेला की बात सुनकर चार्ली ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने कुछ पल बेला की जाती हुई पीठ को घूरा, फिर उसने एकदम से खाने का प्लेट उठाकर नीचे फेंक दिया। बेला के कानों में भी प्लेट टूटने की आवाज पड़ी, मगर उसने उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो बगैर कुछ रिएक्ट किए सीधे अपने बेडरूम में चली गई। बेला का मास्टर बेडरूम पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। बेला अंदर आकर सीधे पेट के बल बेड पर लेट गई, कुछ वक्त तक खिड़की से झांकते हुए। चांद को घूरने के बाद बेला ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ पूरा ओपेरा पैलेस छोटे बच्चे के रोने की आवाज से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां अर्थक्वेक आया हो। बच्चे के रोने से चिंतित होकर सर्वेंट्स ने एक दूसरे को देखा, फिर उन लोगों ने उस मास्टर बेडरूम की ओर देखा जिसके अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। मास्टर बेडरूम के अंदर कार्तिक बाथरूम से बाहर रूम में आया। उसने अपने वेस्ट पर व्हाइट टॉवल लपेट रखा था। उसके बाल भी भीगे हुए थे, शायद उसने अभी अभी शावर लिया था। कार्तिक ने हैंड टॉवल से अपना बाल सुखाते हुए अपने किंग साइज बेड की ओर देखा, जहां एक बेहद ही क्यूट बच्चा अपना नन्हा नन्हा हाथ पैर चलाते हुए दहाड़ मारकर रो रहा था। कार्तिक ने हैंड टॉवल काउच पर फेंक दिया, फिर उसने अपना कदम बेड की ओर बढ़ाते हुए इमोशनलेस आवाज में कहा, तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था तुम्हें रोने की परमिशन नहीं है? कार्तिक की आवाज सुनकर बच्चे का रोना एकदम से बंद हो गया। कार्तिक चलकर बेड के पास आया और फिर उसने बेड पर हाथ पैर चला रहे बच्चे की ओर गौर से देखा। उस बच्चे की आंसू से भरी हुई आंखें बिल्कुल गोल और शाइनी थी। वो दिखने में जितनी क्यूट थी, उसकी ब्लैकिश ब्लू आंखें उसे उतना ही अडोरेबल और इनोसेंट लुक दे रही थी। कार्तिक को देखते ही उस बच्चे की आंसू भरी आंखें तेजी से क्यूटली फरफराने लगी। बच्चे ने अपनी नन्ही उंगली मुंह में डाल लिया और वो तेज तेज आवाज निकालने लगी, ऐसे जैसे कहे रही हो, आप कितने हार्टलेस हो डैडी। मेरे पास अटेंशन गेन करने का सबसे अच्छा तरीका रोना ही है। अगर मैं रोना भी बंद कर दूंगी तो मेरा क्या होगा? कार्तिक जैसे आंखों के जरिए ही अपनी छोटी सी बेटी की बात समझ गया था। उसने झुककर लिटिल बर्तिका को अपने गोद में उठा लिया। बर्तिका ने भी क्यूटली अपनी नन्ही नन्ही उंगली मुंह में इधर उधर घुमाते हुए अपना छोटा सा सर कार्तिक के गर्दन में छुपा लिया। कार्तिक ने बर्तिका का पीठ पर अपनी रफ उंगलियां फेरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें अटेंशन गेन करने की कोई जरूरत नहीं है बेबी गर्ल। तुम मेरी बेटी हो, लोग तुम्हें खुद अटेंशन देंगे। कार्तिक की बात सुनकर बर्तिका ने कई बार मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपाई। कार्तिक की गोद में जाने के बाद से उसने आवाज निकालना बंद कर दिया था। वो अब पूरी तरह शांत हो गई थी। उसकी ब्लैकिश ब्लू आंखें टुकुर टुकुर रूम में मौजूद हर एक चीजों को बड़े गौर से देखे जा रही थी। उसकी साफ आंखों में अब भी आंसू की हल्की बूंदें थी, जो उसे बेहद ही मासूम बना रही। कार्तिक के संगत की वजह से यूजुअली
वर्तिका बहुत कम रोती थी। उसे भूख भी लगती थी, तब भी वो जल्दी रोती नहीं थी। मगर जब उसकी भूख अपनी लिमिट्स पर आ जाती थी, तब वो रोती थी। वो भी ऐसे रोती थी कि पूरा पैलेस उसके रोने से कांपने लगता था। कार्तिक समझ चुका था, उसकी बेटी को भूख लगी है, इसीलिए उसने नाइट स्टैंड पर लगा हुआ बेल बजाकर सर्वेंट को दूध लाने का इंस्ट्रक्शन दिया। सर्वेंट के दूध लाने के बाद कार्तिक ने वर्तिका को क्रेडल में डाल दिया। वर्तिका भी बगैर कोई नखरा किए चुपचाप क्रेडल में लेट गई। कार्तिक ने उसके मुंह में दूध का बोतल लगाया तो वर्तिका ने खुशी से क्यूटली मुस्कुराते हुए बोतल को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़ लिया और हल्की हल्की गट गट की आवाज निकालकर वो दूध पीने लगी। कार्तिक ने वार्मली वर्तिका का सर सहेला कर कहा, तुम तक इसे फिनिश करो, मैं थोड़ी देर में रेडी होकर आता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर वर्तिका ने क्यूटली दूध पीते हुए अपनी पलकें कई बार झपका दी। कार्तिक के क्लोजेट रूम में जाने के बाद वर्तिका अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए तेजी से दूध पीने लगी। मगर इसी बीच उसके दूध का बोतल मुंह से छूटकर बगल में गिर गया। दूध का बोतल गिरते ही वर्तिका की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। भूख की वजह से उसकी ब्लैकिश ब्लू आंखें भी बर्फ सी ठंडी पड़ गई थी, मगर वो रोई नहीं। उसने अपनी आंख टीम टीम कर इधर उधर तेजी से देखा। फिर उसे जैसे ही एहसास हुआ उसके दूध का बोतल उसके ही सर के बगल में गिरा है, वैसे ही उसके चेहरे पर क्यूट स्माइल उभर आई। वर्तिका धीरे धीरे कशमशाते हुए पलटी। फिर उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से बोतल को पकड़कर दोबारा से अपने मुंह में लगा लिया। कुछ ही मिनट्स में कार्तिक रेडी होकर वापस आया। उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखा था। इन 2 महीनों में शायद कार्तिक ने अपनी बियर्ड ट्रिम नहीं किया था, इसीलिए उसकी बियर्ड बहुत बड़ी हो गई थी। मगर उस बियर्ड के साथ भी कार्तिक बेहद ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव दिख रहा था। बड़े बियर्ड की वजह से उसके आसपास का वातावरण पहले से ज्यादा डार्क हो गया था। कार्तिक अपनी टाई की ढीली नॉट ठीक करते हुए वर्तिका के पास आया। वर्तिका ने अब तक अपन दूध फिनिश कर लिया था। कार्तिक ने पहले झुककर वर्तिका के लिप्स के आसपास लगा हुआ दूध साफ किया। फिर उसने वर्तिका को अपने गोद में उठा लिया। कार्तिक ने पहले ही वर्तिका को शावर दिलाकर रेडी कर दिया था। पिछले 2 महीनों से कार्तिक खुद ही वर्तिका का ख्याल रखता था। उसने वर्तिका के लिए कोई नैनी या सर्वेंट हायर नहीं किया था। बेला के जाने के बाद से वर्तिका से रिलेटेड हर एक काम कार्तिक खुद से हैंडल करता था। साफ शब्दों में कार्तिक वर्तिका को लेकर एक ओवर प्रोटेक्टिव फादर था। कार्तिक वर्तिका को लेकर पैलेस से बाहर आया। पैलेस के बाहर ऑलरेडी लग्जूरियस कार्स की लंबी कतार खड़ी थी। अक्षत उन्हीं कार्स के मिडिल में रोल्स रॉयस बोट टेल से टिका कर खड़ा था। उसके चेहरे पर इमोशन का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। कार्तिक को देखते ही अक्षत ने उससे पूछा, क्या तूने आज भी ब्रेकफास्ट नहीं किया? अक्षत के सवाल पर कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा, चुपचाप ऑफिस चलो। कार्तिक की बात सुनकर अक्षत ने एक गहरी सांस ली, पर उसने आगे कार्तिक से कुछ नहीं कहा। पिछले 2 महीनों से कार्तिक ने बड़ी ही मुश्किल से 1-2 निवाला खाया होगा, वरना खाने और नींद से तो जैसे उसने रिश्ता ही तोड़ लिया था। का के अंदर बैठने के बाद कार्तिक ने वर्तिका को दूसरी सीट पर लिटा दिया। वर्तिका दोबारा से अपनी नन्ही उंगली मुंह में डालकर अपनी गोल गोल आंख क्यूटली टिमटिमाते हुए कार्तिक को घूरने लगी थी। कार्तिक ने उसकी नजरें भांप कर जीरो एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, तुम तब ऐसे ही लेटी रहो। कार्तिक की बात सुनकर वर्तिका की आंखें ठंडी पड़ गई। शायद उसे पसंद नहीं था कार्तिक उसकी मौजूदगी में किसी दूसरे चीज को अटेंशन दे। कार्तिक ने वर्तिका की नाराजगी भांपकर उसका चबी गाल सहलाते हुए धीमे लहजे में कहा, बेबी गर्ल, डोंट बी स्टबर्न लाइक माई वाइफी, जैसा कहे रहा हूँ चुपचाप वैसा करो। कार्तिक की बात सुनकर वर्तिका उसे दोबारा से टुकुर टुकुर घूरने लगी। कार्तिक ने आगे अपना एक हाथ वर्तिका के खेलने के लिए छोड़ दिया और वो अपने दूसरे हाथ से डॉक्यूमेंट्स उठाकर रीड करने लगा। वर्तिका भी खुशी खुशी कार्तिक के हाथ और उंगलियों से खेलने लगी। वो कभी कार्तिक का हाथ अपने चेहरे पर रखकर खिखलाते हुए क्यूटली हंसने लगती, तो कभी कार्तिक का हाथ अपने पेट पर रखकर उसे अपने नन्हे नन्हे हाथों से थपथपाने लगती। उसकी छोटी छोटी एक्टिविटी भी बेहद ही क्यूट और अडोरेबल थी। डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के दौरान कार्तिक ने खुद न जाने कितनी बार वर्तिका की क्यूट हरकतों से मजबूर होकर उसकी तरफ देखा था। वैसे तो वर्तिका महज 2 महीने की थी, मगर उसकी एक्टिविटीज 6-7 महीनों वाले बच्चों के जैसी थी। ऑफिस पहुंचे वक्त तक वर्तिका खेलते खेलते गहरी नींद के आगोश में चली गई थी। कार्तिक उसे गोद में लेकर चेयरमैन केबिन में आया।
वर्तिका को अपने केबिन में ही कारल में सुलाने के बाद कार्तिक ब्लेजर उतारकर अपने रिवॉल्विंग लेदर चेयर पर बैठ गया। वर्तिका के क्रेडल की ओर बिना इमोशन के देखते हुए कार्तिक ने अपनी शिगार निकाली, मगर फिर वर्तिका के ख्याल आते ही कार्तिक केबिन में स्मोक करने के बजाय उठकर केबिन से अटैच्ड बालकनी में चला गया। बालकनी में आकर खाली आसमान की ओर देखते हुए कार्तिक ने अपनी शिगार सुलगाई। फिर वो शिगार का लंबा लंबा कस भरते हुए दूर समुद्र की ओर देखने लगा। कार्तिक ने एक शिगार स्मोक करके दूसरा जलाया ही था, तभी वहां अक्षत आ गया। पूरे बालकनी में शिगार का धुआं फैला हुआ था। अक्षत ने कार्तिक को एक नजर देखने के बाद समुद्र की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, कार्तिक, कब तक चलने वाला है ये सब? तू अगर भाभी अक्षत ने कार्तिक को एक नजर देखने के बाद समुद्र की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, कार्तिक, कब तक चलने वाला है ये सब? तू अगर भाभी जी से दूर नहीं रह सकता तो तूने उन्हें जाने से रोका क्यों नहीं? उन्होंने कहा उन्हें यहां से जाना है और तूने उन्हें चुपचाप जाने दिया। अक्षत की बात सुनकर कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। उसकी समुद्र सी गहरी ठंडी नीली आंखें एकटक समुद्र के उस अंत छोर की खोज में निकल गई थी, जिसे नंगी आंखों से खोज पाना असंभव था। कार्तिक की खामोशी देखकर अक्षत ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, कल सैम का बर्थडे है, क्या तू कल की बर्थडे पार्टी में जाएगा? अक्षत की बात सुनकर कार्तिक ने कुछ पल की खामोशी के बाद बिना भाव के कहा, मेरी कल की सारी मीटिंग्स रिशेड्यूल कर दो। जो रिशेड्यूल नहीं हो सकती है उन्हें कैंसिल कर दो। मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा। कार्तिक का जवाब सुनकर पहले पल तो अक्षत हैरान हुआ, मगर दूसरे पल अक्षत के चेहरे पर क्रूक स्माइल उभर आई। कार्तिक ने अक्षत की स्माइल देखी तो उसकी आईब्राउज आपस में जुड़ गई। कार्तिक अक्षत को वॉर्न करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, 1 साल के समय में से कई महीने बीत चुके हैं, तेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जाकर उस शाकाल और निशा बैनर्जी को ढूंढ कर मेरे पास ला, वरना टाइम आउट होने के बाद मैं तेरे साथ क्या करूंगा तू अच्छे से जानते हैं। कार्तिक की वार्निंग सुनकर अक्षत बोरियत से बोला, हाँ ढूंढ लूंगा उन्हें, अबे टाइम आउट थोड़ी हुआ है। कार्तिक अक्षत का जवाब सुनकर आगे कुछ नहीं बोला। उसने दोबारा से शिगार का लंबा लंबा कस भरना शुरू कर दिया। कार्तिक ने दूसरा शिगार ऑलमोस्ट खत्म किया ही था, तभी वर्तिका के रोने की आवाज उसके कान में पड़ी। कार्तिक कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही अक्षत भागते हुए केबिन में चला गया। कार्तिक ने अक्षत की जाती हुई पीठ को कोरली घूरते हुए शिगार का बट एस्ट्रे में स्मैश किया। कार्तिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके अलावा कोई दूसरा उसकी बेटी को छुए या गोद में ले, मगर अक्षत हर बार मौके का फायदा उठाकर उसकी बेटी के साथ खेलने लग जाता था। कार्तिक अपनी स्लीव्स रोल करते हुए जब केबिन में वापस आया, तब वहां का नजारा देखकर उसकी ऑलरेडी ठंडी आंखों में स्नोफॉल शुरू हो गया। अक्षत वर्तिका को अपनी गोद में उठाए अजीब अजीब सी जानवरों जैसी आवाज निकालते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, मगर वर्तिका चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टा वो आंसू भरी आंखों से अक्षत को घूरते हुए अपने नन्हे हाथों से उसके पीठ पर मुक्का मारे जा रही थी। अपनी बेटी का गुस्से से लाल चेहरा देखकर कार्तिक के लिप्स तिरछे मुड़े। कार्तिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, लाओ उसे मुझे दो। कार्तिक की बात सुनकर अक्षत ने चिढ़कर वर्तिका को उसके हाथों में थमाते हुए कहा, जैसा बाप वैसी करूं बेटी। अरे मैंने इतने एफर्ट्स तो कभी अपने एग्जाम्स के लिए भी नहीं लगाए थे जितना मैंने इसके साथ लगाए हैं, मगर ये लड़की मेरे साथ खेलने के लिए तैयार ही नहीं होती है। कार्तिक की गोद में आते ही वर्तिका ऐसे चुप हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोने के बजाय वो आंसू भरी आंखों के साथ भी क्यूटली हल्का हल्का मुस्कुराते हुए कार्तिक की बियर्ड में अपनी नन्ही उंगलियां घुमाने लगी। कार्तिक ने सॉफ्टली उसके मासूम आंख से बहे रहा आंसू साफ किया। फिर उसने अक्षत को कोल्डली घूरकर कहा, मेरी बेटी तुम्हारी जैसी नैरो माइंडेड नहीं है। शी इज मैच्योर। वो बच्चों के साथ नहीं खेलती है, बच्चों के साथ नहीं खेलती है, मतलब मैं बच्चा और नैरो माइंडेड हूँ। अक्षत ने कार्तिक के बातों को दोहराया। कार्तिक के बातों का सार्केज्म समझकर
अक्षत की आंखें सिकुड़ गई। उसने कार्तिक और वर्तिका को घूर कर देखा। वर्तिका भी कार्तिक की गर्दन में अपना छोटा सा चेहरा छुपाकर अक्षत को टेढ़ी नजरों से देखते हुए ऐसे सार्केज्म के साथ मुस्कुरा रही थी जैसे वो कार्तिक की बातों को सपोर्ट करते हुए अक्षत का मजाक उड़ा रही हो। वर्तिका की सार्कास्टिक नजरें भांप कर अक्षत ने उसे पल घूरा। फिर उसके चेहरे पर अचानक कुटिल मुस्कान उभर आई। अक्षत ने मौका पाकर फुर्ती से वर्तिका के सॉफ्ट चबी गाल पर किस कर लिया। कार्तिक या वर्तिका उसके इस एक्शन पर कुछ रिएक्ट कर पाते, इससे पहले ही अक्षत हवा की गति के साथ वहां से भाग गया। अक्षत के भाग जाने के बाद वर्तिका तेजी से अपन गाल रगड़ते हुए कार्तिक को कंप्लेनिंग वे में कोल्डली घूरने लगी। कार्तिक ने हल्के हाथों उसका पीठ थपथपा कर कहा, डोंट वरी, मैं इसे सैनिटाइज कर दूंगा। कार्तिक की बात सुनकर वर्तिका ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ ऐसे अपना छोटा सा चेहरा दोबारा कार्तिक के गर्दन में छुपा लिया जैसे उसे कार्तिक की बात सुनकर थोड़ी संतुष्टि मिली हो। दूसरी तरफ पेरिस बेला सुबह के वक्त ऑफिस के लिए रेडी होकर अपनी वॉच एडजस्ट करते हुए लिविंग एरिया में आए। उसके सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बेला ने अपनी यूजुअल आउटफिट टी शर्ट, जीन्स और ओवरकोट पहन रखा था। उसकी आउटफिट हमेशा की तरह ही थी, मगर उसका स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस और काम ऑरा हमेशा की तरह उसे बेहद ही डिफरेंटली स्टनिंग लुक दे रहा था। लिविंग एरिया में आते ही बेला ने देखा बेन, सैम और निखिल काउच पर बैठे हुए हैं। उन तीनों को देखते ही बेला का शांत चेहरा कठोर पड़ गया। बेला को देखते ही वो तीनों उठ खड़े हुए। उन तीनों के चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं थे। बेला ने उन तीनों से कुछ नहीं कहा, मगर वो जब वहां से जाने लगी तब सैम जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सैम की हरकत देखकर कुछ दूरी पर खड़े चार्ली की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई। चार्ली डेडली इंटेंशंस के साथ सैम की ओर आगे बढ़ा, मगर बेला ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। बेला का इशारा पाकर ना चाहते हुए भी चार्ली मन मसोच कर रुक गया। बेला ने बिना इमोशन के सैम से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? आप? सैम ने बेला के सवाल पर जल्दी से कहा, मेरा मतलब कल मेरा बर्थडे है, क्या आप कल पार्टी में आएंगी? सैम की आंखें रिक्वेस्ट और उम्मीद से भरी हुई थी, मगर बेला को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बेला कोल्ड वॉइस में बोली, मेरे पास पार्टीज जैसी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, अब दफा हो जाओ मेरे सामने से। बेला की रूखी बात सुनकर सैम नखरीले बच्चे की तरह पैर पटकते हुए लगभग रोकर बोला, सिस्टर बेला, आप मुझसे नाराज क्यों है? मैंने क्या किया है? जो भी किया है बिन ब्रो और इस निखिल ने किया है। मुझे तो इन चीजों के बारे में कोई आइडिया तक नहीं था। आप मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती है, मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूँ। सैम की बात सुनकर बेला ने उसे बेहद ही ठंडेपन से कुछ पल घूरा। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी दफा हो जाओ मेरे सामने। बेला की वार्निंग सुनकर भी सैम उसके सामने से नहीं हटा। वो किसी ढीठ जिद्दी बच्चे की तरह बेला के सामने खड़ा रहा। आज उसने सोच लिया, वो बेला को कैसे भी करके कल की बर्थडे पार्टी में आने के कन्विंस कर ही लेगा। सैम का ढीठ व्यवहार देखकर बेला ने लंबी सांस लेकर कुछ मिनट तक अपना माथा रब किया। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, चार्ली, मिस्टर सैम को बताओ मेरे रास्ते में आने वाले लोगों का क्या होता है। ओके सिस्टर। बेला की बात सुनकर जहां एक तरफ सैम सहम गया, ओके सिस्टर। बेला की बात सुनकर जहां एक तरफ सैम सहम गया, वही दूसरी तरफ चार्ली के चेहरे पर ईवल स्माइल उभर आई। चार्ली ने किसी खतरनाक शिकारी की तरह अपना कदम सैम की ओर बढ़ाते हुए कहा, सिस्टर बेला, आप बेफिक्र होकर ऑफिस जाइए, मैं सैम ब्रो को अच्छे के समझा दूंगा आपके रास्ते में आने का अंजाम क्या होता है। चार्ली का जवाब सुनकर बेला ने उससे बिना भाव के कहा, इसे जल्दी से निपटा कर टेंडर भरने चले जाना, वो काम भी तुम्हें ही करना है। बेला की बात सुनकर चार्ली डेविल स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं, मैं दोनों काम संभाल लूंगा। बेला और चार्ली की कॉन्वर्सेशन सुनकर सैम का दिल कांप उठा। उसे अच्छे से पता था चार्ली कितना भयानक हो सकता है और बेला के रास्ते में आने वाले लोगों का चार्ली क्या हश्र करता था। फर्क नहीं पड़ता था सामने वाला इंसान कौन है।
बेला के ऑर्डर पर चार्ली पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकता था। सैम को नुकसान पहुंचाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सैम वहां से भागने को हुआ तो चार्ली के इशारे पर बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। सैम ने अपनी आखिरी उम्मीद यानी बेला से गिड़गिड़ाते हुए कहा, सिस्टर बेला, प्लीज इस लड़के को रोकिए, ये लड़का पागल है, यह मुझे मार भी सकता है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज, कल मेरा बर्थडे है। बेला ने सैम की पुकार सुनी मगर उसने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। निखिल और बिन को एक नजर बिना इमोशन के देखने के बाद जब बेला वहां से जाने लगी तब सैम ने डर के कारण चिल्लाते हुए कहा, सिस्टर बेला, अगर आपने मुझे कुछ किया तो बिग बी आपको नहीं छोड़ेंगे। आप जानती हैं ना, बिग बी चेयरमैन है, वो मेरे लिए आपसे बदला जरूर लेंगे। सैम की बात सुनते ही बेला के कदम रुक गए, साथ ही उसके चेहरा भी कठोर हो गया। कार्तिक के जिक्र के बाद पूरे लिविंग एरिया में अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। बिन और निखिल तो सैम को ऐसे घूरने लगे थे जैसे वो दोनों किसी पागल को देख रहे हो। कार्तिक के जिक्र के बाद पूरे लिविंग एरिया में अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। बिन और निखिल तो सैम को ऐसे घूरने लगे थे जैसे वो दोनों किसी पागल को देख रहे हो। बेला पलटी, उसके सुंदर चेहरे पर मनमोहक मुस्कान थी मगर वो मुस्कान सैम को बड़ी ही निगेटिव वाइब दे रही थी। बेला ने सैम की ओर मुस्कुराते हुए देखा और सर्द लहजे में कहा, चार्ली, आत्मा शरीर से अलग करने के अलावा तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। बेला की बात सुनकर सैम की जान उसके हलक में अटक गई। उसे खुद समझ नहीं बेला की बात सुनकर सैम की जान उसके हलक में अटक गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था उसने क्यों ऐसी क्रूशियल कंडीशन में कार्तिक का जिक्र बेला के सामने किया था। बेला के जाने के बाद चार्ली ने ईविल स्माइल के साथ सैम का कॉलर पकड़ते हुए कहा, सैम ब्रो, क्या आपको याद है कुछ महीनों पहले आपके आंखों के सामने उस कार्तिक कपूर ने मेरा सर फोड़ दिया था? याद है ना? आप भी वही थे मगर आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आप बस मुख्य दर्शक बनकर खड़े रहे। क्या आपको जरा सा भी एहसास है मुझे उस दिन कितना दर्द हुआ था? नहीं है ना? चलिए मैं आपको एहसास दिलाता हूँ। चार्ली की आखिरी बात सुनकर सैम सहित बिन और निखिल के माथे पर भी सिलवटें पक गई। बिन से आगे बढ़कर चार्ली को रोकते हुए कहा, चार्ली देखो कोई बेवकूफी मत करना, कल उसका बर्थडे है। बिन की बात सुनकर सैम ईविल हंसी हंसते हुए बोला, बर्थडे है? बर्थडे है तो मैं क्या करूं? चार्ली की आंखों में साइकोएस्टिक एक्सप्रेशन देख वहां मौजूद हर एक इंसान डर गया, यहां तक कि रॉय को भी कुछ बहुत ज्यादा गलत होने की आशंका सताने लगी। उसकी बॉस ने इस सरफिरे लड़के को थोड़ी ज्यादा ही छूट दे दी थी। अब उसका कोई भरोसा नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था। बिन और निखिल आगे बढ़कर सैम को चार्ली की मजबूत पकड़ से छुड़ाने को हुए मगर उनके 2 कदम चलते ही चार्ली के इशारे पर बॉडीगार्ड्स ने उन दोनों को भी पकड़ लिया। चार्ली ने सार्कास्टिक वे में हंसते हुए कहा, बिन ब्रो, निखिल ब्रो, ये आपकी या आपके चेयरमैन की टेरिटरी नहीं है, ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। अपनी बात खत्म करते ही चार्ली ने टेढ़ी स्माइल के साथ सैम का सर जोर से पिलर पर दे मारा। सैम की तेज चीख के साथ उसके सर से खून की तेज धारा बहे निकली। बिन और निखिल ही नहीं, रॉय भी चार्ली के इस क्रूर मूव को देखकर अवाक रह गया। दूसरी तरफ बेला आज इन्फोसिस के बजाय रिचर्ड कॉर्पोरेशन आई हुई थी। पिछले 2 महीनों में बेला इन्फोसिस को देख रही थी, अब उसका रिचर्ड कॉर्पोरेशन में काम करने का समय आ चुका था। ऑफिस बिल्डिंग में एंटर करते ही बेला को अकीरा एंट्रांस के बाहर मिल गई। बेला को देखते ही अकीरा ने उसे ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। अकीरा के ग्रीट का बेला ने अपना सर हल्का हिलाकर जवाब दिया। फिर वो जीरो एक्सप्रेशन के साथ अपने प्राइवेट एलिवेटर की ओर जाने लगी। अकीरा ने बेला के पीछे आते हुए कहा, बॉस
माइल्स और समीर आपसे मिलने आए हैं। अकीरा की बात सुनकर बेला ने एलिवेटर के अंदर आने के बाद बिना भाव के पूछा, कहां है वो दोनों? बेला के सवाल पर अकीरा टॉप फ्लोर का बटन प्रेस करते हुए बोली, मैंने उन दोनों को आपके केबिन में बैठाया है। हम टॉप फ्लोर पर आने के बाद बेला अपने केबिन की ओर बढ़ गई। अकीरा भी अपने केबिन में जाकर बेला का शेड्यूल रेडी करने लगी। प्रेसिडेंट केबिन में एंटर करते ही बेला ने देखा माइल्स और समीर काउच पर चुपचाप बैठे हुए हैं। बेला को देखते ही माइल्स अपनी जगह से उठा और बोला, सिस्टर बेला, आप आ गई। हम लोग पिछले आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। माइल्स की बात सुनकर बेला ने उससे पूछा, तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों आ गए? जो तुम्हें इंतजार करना पड़ा? बेला के सवाल पर माइल्स उसे हक करते हुए बोला, हम दोनों फ्री थे, इसीलिए हमने सोचा हम यहां आकर आपके साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताए। पर आप तो यहां आई ही नहीं थी। माइल्स की बात सुनकर बेला ने प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहा, मैं कुछ काम में फंस गई थी, इसीलिए देर हो गया। तुम बताओ, तुम कैसे हो और मॉम कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मॉम भी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। डॉक्टर ने कहा है अगर उनकी अच्छे से देखभाल हुई तो शायद उनके हाथ ठीक हो सकते हैं। माइल्स की बात सुनकर बेला ने उसका पीठ थपथपाते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं और लोगों को वहां भेज दूंगी। वो सब मॉम का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर मॉम के ठीक होने का थोड़ा भी चांस हुआ तो वो जरूर ठीक होंगी। माइल्स जब बेला से दूर हुआ तब बेला ने उससे पूछा, डैड से मिले तुम? अपने डैड का जिक्र सुनते ही माइल्स की आंखें गुस्से और नफरत से भर गई। मिस्टर फ्रैंक ने जो कुछ भी चार्ली की मॉम के साथ किया था, वो सब जानने के बाद से माइल्स एक बार भी मिस्टर फ्रैंक से नहीं मिला था। माइल्स बोला, सिस्टर बेला, मुझे उनसे नफरत है, मैं उन्हें नहीं मिलूंगा, कभी भी नहीं। माइल्स का जवाब सुनकर बेला अपना ओवरकोट उतारते हुए बोली, ठीक है, आज शाम तक यही रुकना, मुझे तुम्हें एक जगह ले जाना है। ओके। माइल्स जब जाकर दोबारा से काउच पर बैठ गया तब बेला ने समीर की ओर देखा। समीर चुपचाप काउच पर बैठा हुआ था। ऐसा नहीं था, समीर बेला की यादाश्त वापस आने के बाद उससे नहीं मिला था। बेला की यादाश्त वापस आने के बाद समीर कई बार बेला से मिला था, मगर समीर बेला से माइल्स इतना क्लोज नहीं था, इसीलिए उसे बेला से बात करने में थोड़ी हेजिटेशन होती थी। बेला समीर को गौर से देखते हुए अपनी वर्क डेस्क से टिककर खड़ी हो गई। उसने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, समीर, क्या कोई दिक्कत है? तुम मेरे सामने इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। ओके, इधर आओ। बेला की बात सुनकर समीर ने अपने होंठ भींच लिए। थोड़ा हिचकिचाने के बाद समीर उठकर बेला के पास आया तो बेला ने प्यार से उसका बाल सहलाते हुए कहा, तुम मेरे सामने इतना शाय क्यों बन जाते हो? नेहा के साथ तो तुम बहुत खुलकर बात करते हो, मगर मेरे सामने आते ही तुम नजरें चुराने लगते हो। बेला की बात सुनकर समीर ने इधर उधर देखते हुए कहा, वो मैं बस ऐसे ही थोड़ा मुझे समीर को दोबारा नर्वस होता देख बेला उसका कंधा थपथपाते हुए बोली, काम डाउन, काम डाउन, भूख नहीं हूं मैं। बेला की बात सुनकर समीर ने एक लंबी सांस ली। बेला की जब यादाश्त चली गई थी तब समीर को बेला से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, मगर अब ना जाने क्यों उसे बेला की नजरें डरा देती थी। बेला ने आराम से समीर का टाई ठीक करते हुए पूछा, मॉम, नेहा और दादाजी कैसे हैं? बेला के सवाल पर समीर ने उसकी ओर टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, सब लोग ठीक है। मॉम और दादाजी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने पूछा है, आप इंडिया वापस कब आ रही हो? समीर का सवाल सुनकर बोली गहरी सांस लेते हुए बोली, कुछ दिनों में। अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका काम अच्छे से सेटल करने के बाद मैं वापस आऊंगा। ओके, समीर ने इनोसेंटली कहा। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। बेला के कम इन बोलने के बाद अकीरा अंदर दाखिल हुई। माइल्स और समीर को एक नजर देखकर अकीरा ने कहा, बॉस, मिस्टर सूरी आए हैं, वो मीटिंग में आपका वेट कर रहे हैं। अकीरा की बात सुनकर बेला ने समीर और माइल्स से कहा, तुम दोनों यही बैठो, साथ में लंच करेंगे, अभी मेरी एक मीटिंग है। माइल्स,
अगर बोर हो जाओ तो समीर के साथ ऑफिस घूम लेना, कई डिपार्टमेंट का इंटीरियर चेंज हुआ है। ठीक है, आप जाए। बेला अकीरा के साथ मीटिंग रूम में एंटर हुई। उसने देखा मीटिंग रूम में पहले से ही तरुण बैठा हुआ है। तरुण के साथ मीटिंग रूम में एक और लड़का था। बेला की नजर अंदर आते ही उस लड़के पर टिक गई थी। उस लड़के का चेहरा नहीं मगर उसकी क्रीपी आंखें बेला को जानी पहचानी लग रही थी। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।